और चौथा है भावनाओं का नियमन करना या विनियमन करना। तो ये तो बस पहले का एक शब्द और दूसरे की सेंस समझ में आ जाए, बाकी तो सेम जैसा वो था वैसा ही है। दोनों मॉडल्स पता रहेंगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन जब भी आपसे नॉर्मली पूछें आप कौन सा मॉडल लेंगे, जो गोलमैन वाला मॉडल है वो ज्यादा इजी है। भावनाओं का प्रत्यक्ष परसेप्शन या प्रत्यक्ष मतलब होता है देखना। इसका सिंपल सा मतलब है अपनी या दूसरों की भावनाओं को ठीक से पहचान पाना। पहचानने का से मतलब है, अच्छा अपनी भावनाओं को पहचानने का मॉडल क्या मोडस ऑपरेंडाई होगा और दूसरों की भावनाओं को पहचानने का तरीका क्या होता है? बड़ा सिंपल है। अपनी भावनाओं को पहचानने का तरीका है मन या अपनी अनुभूतियां, और दूसरों की भावनाओं को पहचानने का एक ही तरीका है संकेत। कौन से संकेत? भाई चेहरे के भाव क्या हैं, आंखों के भाव क्या हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वही तरीका है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति इतना घाघ है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से उसे कंट्रोल में है और वो वही संकेत करेगा कि वही निष्कर्ष आप निकालें जो वो चाहता है कि आप निकालें उसके बारे में। एक फिल्म आई थी, आप देखिएगा कभी अगर मौका मिले। उस फिल्म का नाम मेरे ख्याल से था राइट और रोंग, या राइट या रोंग ऐसा कुछ नाम था। सनी देओल था उसमें और अजय देवगन भी शायद था। देखिए आप लोगों ने फिल्म? कितने लोगों ने देखी है? हाथ खड़ा करें। ठीक है। और एक अभी हाल ही में फिल्म आई थी 376 थी ना शायद, जो जिसका 375 इसका जिक्र क्लास पे हुआ था ना। हाँ, दोनों एक ही तरह की फिल्म एक सेंस में है। राइट और रॉन्ग में क्या है, आपको पता है कि हमारे संविधान में एक व्यवस्था है कि हम सेल्फ इनक्रिमिनेशन के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते। इसका मतलब कोई व्यक्ति खुद अपने विरुद्ध गवाही दे, इसके लिए हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आर्टिकल 23 में ये बात, वही है ना, 20 क्लॉज 3 में ये बात लिखी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर क्रिमिनल मामला है, सिविल में कर सकते हैं, क्रिमिनल मामले में आप किसी अभियुक्त से ये नहीं कह सकते कि अपने खिलाफ गवाही दो, और अगर कहेंगे तो उस गवाही का कोई मूल्य नहीं है। इसका व्यवहारिक जीवन में मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई अपराध आपके घर के आसपास हुआ, पुलिस आपके पीछे पड़ गई और अब घबराए हुए बुरी तरह से कि बिना बात के फंसा दिए, और पुलिस ने ये भी कह दिया कि हमने देखा तुमको ऐसा करते हुए, तुमने ही किया है, 4 लोग और कह दें, झूठ बोल रहे हैं, और पुलिस की 8-10 लोग आपके आसपास बैठे हुए हैं, एक दो ने पिस्तौल निकाल रखी है और कह रहे हैं देख भाई जिंदा रहने का एक ही तरीका है, चुपचाप कबूल कर ले। अब आपको लग रहा है कबूल नहीं करूंगा तो जान से मार देंगे, तो कबूल करना इज बेटर देन डाइंग। तो आपने कहा ठीक है सर मैं कबूल कर लेता हूँ। उन्होंने स्टेटमेंट लिखवाई, आपने लिखी कि हाँ ऐसे ऐसे मैंने किया था, बम मैंने लगाया था, ये मैंने किया था, आदि आदि लिख दिया। अगर कभी जीवन में ऐसा हो जाए ना, तो ध्यान रखना कि इस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। पुलिस वाला कहे कि बोल तू नहीं किया था, जोर से बोलना, बोला माइक लाओ पहले, ऐसे नहीं बोलूंगा, माइक पे बोलूंगा मैं, तो माइक पे बोलना, अपराध मैंने किया है, मैंने गोली चलाई थी, ऐसे करना। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीनिंगलेस है। और कानून कहता है साफ साफ कि जब तक जज के सामने अभियुक्त ऐसा नहीं बोलेगा, उसकी आत्म स्वीकारोक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये इसीलिए है कि 1000 अपराधी भले छूट जाएं, एक भी निर्दोष को सजा ना मिल जाए, और हमारा सिद्धांत पहले वाक्य को ठीक से पूरा करता है। सेकंड तो हो ही जाता है, लेकिन पहले वाले को ठीक से पूरा करता है। 1000 छूट ही जाते हैं और एक तो खैर नहीं मिलती सजा, आमतौर पे ये होता है। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाली जो बात है ना, उससे अगर आप इस चीज का लिंक समझना चाहें कि इस फिल्म में क्या हुआ, कुछ लोग आजकल कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास सुझाव आया कि भाई किसी ने अपराध किया या नहीं, इस पर सरकार इतना खर्चा क्यों करती है। सिंपल है, एक लाई डिटेक्शन टेस्ट होता है, उससे चेक कर लो, क्या दिक्कत है। आजकल तो और भी तरीके उसके आ गए हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट आ गया है, नार्को एनालिसिस आ गया है। नार्को एनालिसिस में ऑब्जेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। खतरा ये है कि जिसका करेंगे किसी किसी रेयर केस में उसकी मृत्यु भी हो सकती है, उसकी
मतलब परमानेंट कोई डिस्टोर्शन आ जाए बॉडी में, ऐसा भी हो सकता है। ये खतरा कैसे मोल लें, ये दिक्कत है। तो एक बार सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, सेल्वी का केस कहलाता है, प्रसिद्ध केस है। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि सर ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें आप चेंज कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट तो जो कहता है चेंज हो ही जाता है। अगर लाई डिटेक्शन को, नार्को एनालिसिस को हम मान लें कि अपराध शास्त्र में मान्य तरीके हैं, तो हर अपराधी फंसेगा, एक भी निर्दोष नहीं फंसेगा। कितना सिंपल है। केस चल रहा है, आपको डाउट है 4 लोगों पे, चारों का नार्को टेस्ट कर लीजिए। और नार्को का मतलब उनको एनेस्थेसिया की डोज देके अर्ध बेहोशी की स्थिति में ले जाइए जहां उनका दिमाग उनके कंट्रोल में ना हो। तब उनसे आप सवाल पूछेंगे, सवाल ऐसे कि यस और नो में आंसर दे सके, और उन आंसर्स के बेस पे ये अनुमान हो जाता है, लगभग ऑब्जेक्टिवली हो जाता है कि इस व्यक्ति ने क्या किया था, क्या नहीं किया था। कितना सिंपल है। तो ये फिल्म इसी पे थी, लाई डिटेक्शन टेस्ट पे थी। लाई डिटेक्शन का मतलब ये होता है कि मूल विचार ये है कि जब हम झूठ बोलते हैं हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, सच बोलते हुए हार्ट बीट्स ठीक रहती हैं। मूल कंसेप्ट ये है, यूज करते हैं। हाँ, तो इस फिल्म में वही थीम है, इस फिल्म में वही थीम है कि एक अपराधी है, अजय देवगन शायद अपराधी है, सनी देओल शायद पुलिस वाला है, वो जेल में है, उस पर लगातार टेस्ट हो रहे हैं, लाई डिटेक्शन के टेस्ट हो रहे हैं, पर वो इतना घाघ है कि उसको अपनी हार्ट बीट्स पे ही पूरा कंट्रोल है। कोई व्यक्ति झूठ बोलते हुए अगर सुपर कॉन्फिडेंट होगा तो हार्ट बीट्स नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, 4 पुलिस वाले आसपास खड़े हैं, आपसे पूछा आपका नाम क्या, तभी बढ़ जाती है हार्ट बीट्स। के नाम क्यों पूछ रहे हैं, जबकि आप नाम सच बता रहे हैं, उस समय बढ़ तो जाती है। हार्ट बीट बढ़ते तो कई फैक्टर्स हैं। इसका मूल ये है कि झूठ बोलते हुए बढ़ेंगे, सच बोलते हुए नहीं बढ़ेंगे। मतलब पहले कूल करने के बाद, शुरू में नहीं, कूल करने के बाद। और ये व्यक्ति इतना घाघ है कि इसकी हार्ट बीट्स बढ़ती नहीं है जब तक ना चाहे। टेस्ट कर कर के थक गए हैं मनोविज्ञान के लोग, सारे रिजल्ट्स वही निकल रहे हैं जो वो चाह रहे कि निकले। उसका जेल में व्यवहार एकदम वैसा है जैसा होना चाहिए, क्योंकि इसको मनोविज्ञान के सारे सिद्धांत पता है कि कौन सा व्यवहार करूंगा तो मनोविज्ञान के लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे मेरे बारे में। और अंत में इसको छोड़ दिया गया क्योंकि सारे टेस्ट कह रहे हैं कि वो बेकसूर है। और जब जेल से निकला है तो आखिरी वाक्य वैसा ही बोला है जैसा 376 में उस वकील को उस लड़की ने बोला है। कैसा वाक्य, समझ गए? जिसका मतलब है कि तुम्हारी सारी जो व्यवस्था चौपट है, दरअसल मैं ही हूं, और तुम मुझे पकड़ नहीं पाए, पकड़ पाओगे भी नहीं। तो ये तो है ना। तो भावनाओं के प्रत्यक्ष का मतलब है कि अपनी भावनाओं को ठीक से, और कई लोग अपने आप को इतना कंट्रोल कर लेते हैं, और दूसरों की भावनाओं को कैसे पहचानेंगे भाई? चेहरे के संकेत देखेंगे और क्या करेंगे? किसके थ्रू? हाँ, हिप्नोसिस के थ्रू तो कर ही सकते हैं। एक विज्ञान है हिप्नोसिस कहते हैं उसको, या हिप्नोटिज्म जिसको बोलते हैं ना, कुछ कुछ वैसा। आपने पता नहीं उसका कभी प्रयोग देखा ही नहीं देखे, लेकिन उसका प्रयोग देखेंगे तो बहुत साइंटिफिक होता है। और वो कैसे करते हैं कभी डिस्कस करेंगे उसको कभी। हाँ, अच्छा, आपको आता करना? हाँ, ऐसे ही करते हैं, एकदम ठीक बताया आपने। तो वो तरीका होता है कि आपने किसी को हिप्नोटाइज कर लिया। नहीं, वो ठीक कह रही है। हिप्नोसिस में किसी को ले जाने का सबसे आसान तरीका होता है, एक कोई पेंसिल जैसी कोई चीज ऐसे ऐसे आंख के सामने 3, 4, 10, 20 सेकंड हिलाएंगे लगातार, और वो उस पर ध्यान देगा तो चला जाएगा, हिप्नोटिक स्टेट में चला जाता है। ये सबसे आसान तरीका माना गया उसके लिए। मैं जो कह रहा हूँ वो ये कि दूसरे को हम पहचानते हैं उसके संकेतों से, चेहरे के भावों से, अभिव्यक्तियों से, और यदि कोई उस पर पूरा कंट्रोल कर ले तो हम नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप दूसरों की भावनाओं को माइन्यूट तरीके से पहचानें, उसके चेहरे के भावों को बहुत बारीकी से देख पाएं, और उसमें अगर गैप है उस गैप को समझें। ये अनुभव के साथ समृद्ध होता है मामला। इसका मतलब बताइए सेकंड वाले का, बाकी 3 तो आसान है। चिंतन को प्रेरित करने के लिए भावनाओं का प्रयोग करना, इसका मतलब क्या हुआ? तीसरा आप समझ पा रहे होंगे, भावनाओं को समझना है तो सिंपल सी बात है। प्रत्यक्ष का मतलब संकेतों से समझना कि इसके मन में क्या चल रहा है। समझने का मतलब एग्जैक्ट सेंस में कि वो कौन सी भावना है, कैसी भावना है। और विनियमन करने का मतलब अपनी या दूसरों की भावनाओं को कंट्रोल करना, वो तो सिंपल है।
सेकंड वाला जो है इनका थोड़ा सा अलग है, वो ये है, जैसे इमोशंस आपके मन में आए और आपने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। दो तरह के प्रोसेस हो सकते हैं इमोशंस और बिहेवियर के बीच में। वो क्या प्रोसेस है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्टिमुलस आया, ये स्टिमुलस है, आपके पास आया और आपके इमोशंस तक ही पहुंचा, मान लीजिए कॉग्निशन के बाद इमोशन तक पहुंचा। एक तरीका तो ये है कि इसके तुरंत बाद आपका रिस्पॉन्स तैयार हुआ और रिस्पॉन्स वापस स्टिमुलस के पास चला गया। ये सामान्य तरीका होता है ह्यूमन बींग्स का। जैसे यहां सामने एक व्यक्ति खड़ा, उसने गाली दी आपको, ये गाली यहां से यहां पहुंची, कॉग्निशन हुआ, आप समझे क्या गाली है, और वो कॉग्निशन पहुंचा आपके मन तक। मन इस पर क्या रिएक्शन देगा, बहुत खुश होगा, बहुत गुस्सा आ जाएगा, तेज गुस्सा आया, उस इमोशन में रिस्पॉन्स निकला, उससे बड़ी बड़ी गाली, और वो उतनी ही स्पीड से वापस गई, उसको जाके लग गई जिससे दी थी गाली। तो स्टिमुलस आया, जैसे स्टिमुलस आया उसने आपके इमोशंस को भड़काया और आपने उन इमोशंस के प्रभाव में अपना बिहेवियर या रिस्पॉन्स तय किया, और वो रिस्पॉन्स 0 टाइम गैप के साथ दिया जो सामने वाले व्यक्ति के पास पहुंच गया। ये एक सामान्य तरीका होता है सामान्य तरह के व्यक्तियों का। अगर इस स्टिमुलस के प्रभाव को हम सीधे रिस्पॉन्स में जाने की बजाय बीच में थॉट प्रोसेस को ले आए, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट होने के रास्ते पे पहुंच जाते हैं। इतना ही मामला है। जिन लोगों ने साहित्य या दर्शन पढ़ा है वो इसको यूं समझें, साहित्य में कहते हैं कि साक्षी भाव होता, दर्शन में कहते हैं साक्षी भाव। भोगने वाला मन और रिस्पॉन्स देने वाला मन, इसके बीच में अंतराल होना चाहिए। आपका जो मन महसूस कर रहा है और जो मन रिस्पॉन्स दे रहा है, उसके बीच में अंतराल होना चाहिए। और जितना ज्यादा अंतराल होगा, व्यक्ति उतना ही गरिमापूर्ण होगा, बेहतर होगा। इस तरह के सिद्धांत खूब चलते हैं मनोविज्ञान की दुनिया में। तो ध्यान से समझ लो, किसी ने आपको गाली दी, कॉग्निशन हुआ, इमोशन हुआ, गुस्सा आया बहुत तेज, पर इस गुस्से का सीधा प्रयोग अभिव्यक्ति में करने के बजाय इस गुस्से की स्थिति से थॉट प्रोसेस में चले गए, चिंतन में चले गए, और चिंतन ये किया कि ऐसा क्यों कर रहा है, इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि मुझे भड़काने से कुछ फायदा उसको होने वाला है, ऐसा तो नहीं कि कुछ मिसयूज करने वाला है। और जैसे ही आपने चिंतन प्रक्रिया से जोड़ा इस इमोशन को, वैसे ही आपका रिस्पॉन्स तीव्र हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और आप सोच समझ के वही रिस्पॉन्स देंगे जो रिस्पॉन्स उस स्थिति में आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। तो अपने इमोशंस से चिंतन को प्रेरित करना और चिंतन के आधार पर जो सही रिस्पॉन्स है वो देना, इस प्रोसेस के लिए इन लोगों ने एक सेकंड पॉइंट अलग से बना दिया है। बाकी इनका चिंतन ठीक वैसा का वैसा है। अब इस टॉपिक में 2 छोटी बातें बचती हैं। एक मैं हल्का सबको समझा रहा हूं, और दूसरा तो इसका यह है कि इससे सिविल सेवा में लाभ क्या है, शासन में क्या लाभ है, जीवन में क्या लाभ है, और जो इमोशनली इंटेलिजेंट होगा उसकी हेल्थ आमतौर पे कैसी रहेगी, कुछ असर पड़ेगा हेल्थ पे या हेल्थ सामान्य ही रहेगी। अच्छा, मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आज जो नोट्स मिलेंगे ना उसमें सब बातें लिखी हैं। एक अंतिम बात समझ लीजिए, हाउ टू लर्न, कैसे सीख सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को। और ये वाला प्रश्न 2-3 बार आ चुका है, और इसको सीखने की प्रक्रिया की जो चिंता थी, मैंने एक बार आपको संकेत किया था। डेनियल गोलमैन का ही एग्जाम्पल है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सीखने का तरीका। गोलमैन ने कहा कि देखो, इसको सिखाने से पहले 2 शब्दों में अंतर कर लो बस, ताकि ये समझ में आ जाए कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं और जो हमारा सीखने सिखाने का तरीका है वो तरीका एक जैसा हो, उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। एक होती है कॉग्निटिव लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग हिंदी में बताओ क्या होगा।
संज्ञानात्मक सीखना, सीखन, संज्ञानात्मक सीखन। सीखन भी अच्छा शब्द हो सकता है, किसी ने प्रयोग नहीं किया, आप लोग कीजिए तो कौन सी इंटेलिजेंस मानी जाएगी? लिंग्विस्टिक। संज्ञानात्मक अधिगम इसको कह सकते हैं, ठीक है। सीखने के लिए, लर्निंग के लिए अधिगम शब्द चलता है प्रायः। दूसरी होती है इमोटिव लर्निंग, कुछ लोग इसको सोशल लर्निंग भी कह देते हैं, पर यहां हम जो शब्द लेंगे वो इमोटिव लेंगे, भावनात्मक अधिगम। ठीक है। अब देखिए क्या मसला है। जैसे ये बताएं कि मान लीजिए आपको किसी ने गणित का एक सूत्र सिखाया, ठीक है, आपको गणित में सीखना है कि भैया स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है या परसेंटेज कैसे निकलती है, और किसी ने ठीक से समझा दिया कि जो है और जितने में है, जो है ऊपर आएगा, जितने में है नीचे आएगा, और गुणा 100 से कर देना, तो जो निकलेगी उसको बोलेंगे परसेंटेज, प्रतिशतता, परसेंटेज। सो सिंपल। जैसे अगर तुम्हें यह पता करना है कि तुम क्लास में हो और तुम क्लास में कितने परसेंट हो, तो तुम कितने हो? 1 हो। एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 500, तो 1/500 गुणा 100 कर दो, तो तुम कितने हो गए? 0.2% हो गए। कुछ भी निकाल लो। अब कंसेप्ट समझ में आ गया। बहुत होगा तो क्या होगा, वैसे 10 सवाल पूछ लेंगे कि सोनू के गणित में इतने नंबर आए और मोनू के साइंस में इतने नंबर आए, बताओ परसेंटेज कितनी कितनी है, निकाल दो उसमें परसेंटेज। कितना सिंपल है। फिर उसने कहा कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में कुल वोट में इतने वोट मिले और समाजवादी पार्टी को इतने वोट मिले, बताओ दोनों पार्टियों को कितने कितने प्रतिशत वोट मिले। आप निकाल देंगे, इसके वोट बटा कुल वोट गुणा 100, आ गया। ये आ गया तो आ गया, या इसके लिए कुछ और करने की जरूरत है? जैसे परसेंटेज आपने सीखी, 10 सवाल की प्रैक्टिस कर ली और एग्जाम से पहले 2 दिन फिर से देख लिया, तो रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा? अच्छा आएगा रिजल्ट। दिस इज कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग का मतलब है जो बुद्धि के स्तर पे होती है, आसान होती है, कम समय में हो जाती है, अल्प समय में संपन्न हो जाती है, अगर वो समय ठीक से लगाया जाए। वरना अगर इस भाव से बैठे कि दमे तो सिखा दे मुझे, फिर दीर्घकाल हो सकता है, लेकिन यदि कोई समझने के मूड में बैठ जाए तो अल्प समय में हो जाती है। तो बौद्धिक प्रक्रिया है, आसान प्रक्रिया है, कम समय में होने वाली प्रक्रिया है। ठीक। गलतफहमी यह है कि जीवन में सबसे ज्यादा महत्व इसका होता है, और आईक्यू वाला जो मामला है, आईक्यू वाला मामला मुख्य रूप से इसमें काम आता है। जिसकी आईक्यू अच्छी है, तय मान के चलिए कि वो संज्ञानात्मक अधिगम के क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्म करेगा। आप समझ रहे इस बात को? अगर आईक्यू अच्छा है, उसको मैथ्स पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, या इथिक्स पढ़ाओ, हिस्ट्री पढ़ाओ, ज्योग्राफी पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, वो ठीक से पढ़ लेगा। क्या फर्क पड़ता है? समझ लेगा इस बात को। फिर डेनियल गोलमैन ने एग्जाम्पल दिया, जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने शायद रखा भी था। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो इंजीनियर है, ठीक है। ये एग्जाम्पल 1990 के आसपास का। उस समय इंजीनियर शब्द में बहुत ताकत थी। आज उस शब्द में वो ताकत नहीं बची है, लेकिन उस जमाने में इंजीनियर का मतलब कुछ और ही होता था कि ये क्या करते हैं, इंजीनियर, अच्छा अच्छा प्रणाम इंजीनियर है। इंजीनियर का ये मतलब होता था उस जमाने में। हाँ, मतलब विवाह के बाजार में नंबर 1 पर जो रहता था वो इंजीनियर होता था, डॉक्टर नंबर 2 पे आता था उस जमाने में। आईएएस तो खैर नंबर से ऊपर है, उसकी तो बात तो हमेशा से लग रही है, लेकिन बाकी सबकी बात करें तो इंजीनियर है। अपनी क्लास में इसका आईक्यू रैंक सबसे ऊपर था, क्लास का टॉपर था, होमवर्क भी रोज करता था। होमवर्क डूइंग बच्चा है, आप समझ सकते हैं। एकदम गोलू, हरियाणा में बोलते कति गोलू टाइप का बच्चा है। कति का मतलब एकदम ऐसा बच्चा है, सीरियस टाइप का, होमवर्क करने वाला, किसी से गलत बात ना बोलने वाला, बुरा ना देखो, बुरा ना कहो, उस टाइप का बच्चा है। ठीक है।
जब स्कूल में 12वीं क्लास का एग्जाम, उसने टॉप किया, पूरे जिले में क्या, पूरे राज्य में टॉप किया, देश में नंबर 2 पे आया है। ठीक। और मम्मी का दुलारा है, मम्मी से बिना पूछे तीसरी रोटी भी नहीं खाता है। मम्मी ने 2 बताई हैं, 2 ही खाता है। मम्मी ने एक बार बचपन में कहा था बेटा 2 रोटी खानी चाहिए, तब से 2 ही खा रहा है। नेक्स्ट कमांड आएगी तब चेंज करेगा। उसको पेट की भूख से कोई मतलब नहीं, मम्मी की कमांड से मतलब रहता है। ऐसे वाला बच्चा है। फिर उसने बीटेक किया, उसमें टॉप किया, क्योंकि मम्मी ने कहा था बेटा रोज 6 घंटे पढ़ना, तो रोज पढ़ता है 6 घंटे तब से। फिर बच्चे ने एग्जाम दिया MBA का, कैट में टॉप। और उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ, कैंपस प्लेसमेंट हो गई है, इंटरव्यू बहुत अच्छा हो, कैंपस प्लेसमेंट हुई और किसी शानदार कंपनी में, मुझे नहीं पता कौन सी शानदार होती है, जो भी आपको लगे, उसमें सिलेक्शन हो गया उसका। किसमें हुआ बताओ? गूगल। हाँ, गूगल में हो गया, गूगल में चला गया है। और गूगल में उसको एंट्री लेवल पर बेस्ट पैकेज मिला है, मान लीजिए कुछ भी, वटएवर, 1 करोड़ का एनुअल पैकेज मिला स्टार्टिंग में, ऐसा पैकेज मिला है उसको, शानदार पैकेज मिला है। ठीक है, अब आगे देखो, वहां पहुंचा है तो गोलू बच्चा। पहली मीटिंग में गया, सब बात कर रहे थे, शर्मा रहा था, ठीक से बात नहीं कर रहा था। गलती से पड़ोस की कुर्सी पे एक लड़की आके बैठ गई। ये लड़का है, उल्टा भी कर सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल लड़का आ गया बाई चांस। जैसी लड़की आके बैठी, अब ये अपनी कुर्सी से उधर होने लगा कि हाय राम, मम्मी से पूछना पड़ेगा बात करनी कि नहीं करनी है। तो बेचारा क्या करे, थोड़ा भोंदू किस्म का बच्चा है, दिमाग बहुत तेज है, IQ भी जबरदस्त है, लेकिन इस मामले में भोंदू 1 नंबर का। उस लड़की ने पूछा क्या नाम है आपका? इसको लग रहा है कि अच्छा लाइन, अच्छा, इसको लग रहा है अच्छा अभी से। और उसने कहा सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लड़की ने कहा तेरा दिमाग खराब है, नाम ही तो पूछा है, कलीग हो भाई, नाम ही तो पूछा है, नॉट इंटरेस्टेड क्या होता है? कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं उसके। इसको लग रहा है बताओ यार, सबके सामने ऐसे बोल दिया भाई, नाम पूछे हुए लड़की तो और क्या मतलब हो सकता है? वो जिस इलाके से है वहां तो एक ही मतलब माना जाता है इस चीज का कि नाम पूछ रही है, ये औपचारिकता है, असली बात नहीं पूछ पा रही है तो क्या करे बेचारी। ऐसा भोंदू है, किसी से बात नहीं कर पाता है, मंच पे जा नहीं पाता है, जहाँ 4 लोग खड़े वहां से भाग लेता है, पार्टी वार्टी तो उसमें जाता ही नहीं कभी किसी भी हालत में। और इसी के क्लास से एक छटा हुआ बच्चा था जो एग्जाम से 2 दिन पहले किताब का मुंह देखता था, मुंह दिखाई किताब से करता था, और 2 दिन में ठीक से पढ़ के नंबर ठीक ठाक ले आता था। उसने कभी टॉप नहीं किया, उसे कभी टॉप करने का अरमान भी नहीं रहा, उसे इस बात का दुख भी नहीं है कि टॉप नहीं किया, वो इस बात से खुश है कि उसने पूरा साल ठीक से जिया, न कि अपना साल खराब किया टॉप करने के चक्कर में। स्मार्ट है, कोई शादी ब्याह वहाँ जाके डांस करता, खाना खा के आ जाता है। मस्त मौला आदमी। और ये इसी कंपनी में इसने भी इंटरव्यू दिया, इसका सिलेक्शन हो गया, छोटे पद पर हो गया। भाई साहब का हुआ 1 करोड़ के पैकेज पे, इसका हुआ 5 लाख के पैकेज पे। इसका काम छोटा मोटा है, सबका हालचाल पूछो, चाय वाय देख लो, पी रहे कि नहीं पी रहे, उस तरह का काम है इसका। ये डेनियल गोलमैन का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मतलब मैं भाषा बदल रहा हूं, उसको भारत का कर दिया, लेकिन एग्जांपल उसी का है। इस बात की पर्याप्त संभावना है कि 3 साल के बाद ये दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से आगे निकल जाएगा। और वो निकलेगा इसलिए नहीं कि IQ ज्यादा है, इसलिए कि EI ज्यादा है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, इस IQ वाले को तनाव हो जाएगा। IQ वाला जो है ना, ऐसे लोगों को नर्ड कहते हैं आजकल, नर्ड, पढ़ाकू टाइप का, मतलब रात दिन पढ़ने वाला जो बच्चा होता है, नर्ड है। इसको तनाव हो रहा है कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ये इतना खराब बच्चा था क्लास में, झूठ भी बोलता था ये तो, इसको नौकरी मिल कैसे गई, और ये आगे बढ़ता जा रहा है, और मैं जो सतयुग का बच्चा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। अब इसको तनाव हो रहा है। इसके पास तनाव का समाधान एक ही है, इसने सीधे गूगल पे गया, Amazon पे गया, बुक ढूंढी, हाउ टू बी स्मार्ट। सबसे गोलू स्पीशीज वो है जो हाउ टू बी स्मार्ट के लिए किताब पढ़ती है। हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस, इसकी एक किताब और पढ़ लेते हैं। डोंट से यस इफ यू वांट टू से नो, इसकी भी किताब पढ़ते हैं। फिर तो इसने हाउ टू बी स्मार्ट किताब खरीद ली, गूगल से मंगवा ली, Amazon से, उस पूरी किताब को पढ़ा, उसके नोट्स बना लिए। ये समझ गया कि स्मार्ट कैसे बनते हैं। अब इसको पूरा पता स्मार्ट कैसे बनते हैं।
तो अब ये बताइए कि किताब पढ़ने के बाद नोट्स बना लिए, रिवाइज कर लिए, अब नेक्स्ट डे ये गया ऑफिस में, तो आज ये स्मार्ट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इसने उसकी भी कौन सी लर्निंग की है? कॉग्निटिव लर्निंग की है। और कॉग्निटिव लर्निंग से स्मार्टनेस नहीं आती है, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं आती है। कॉग्निटिव लर्निंग से मैथ्स आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, इतिहास आ जाएगा, भूगोल आ जाएगा, इथिक्स आ जाएगा, इथिक्स मतलब नोट्स आ जाएंगे, आंसर्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान जीवन में उतर जाएगा, वो कॉग्निटिव लर्निंग से नहीं आता है। उसके लिए चाहिए इमोटिव एंड सोशल लर्निंग, जो गोलमैन का सिद्धांत है। और ये कैसे होता है? ये होता है बार बार, सैकड़ों हजारों बार अभ्यास करने से। इतना अभ्यास करना कि न्यूरॉन्स के पाथ वैसे बन जाए, किसी पार्टी को देखते जो डर पैदा होता है उसके बजाय आकर्षण आने लगे पार्टी को देखते ही। और ये तब होगा जब सैकड़ों बार उस चुनौती को झेल कर वो काम करेंगे जिस काम को करने में रूह कांपती है। इसलिए गोलमैन ने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना असंभव नहीं है, संभव है, लेकिन इसको सीखना गणित सीखने जैसा नहीं है। इसको सीखने के लिए लगभग उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना सद्गुणी बनने के लिए करनी पड़ती है सुकरात के यहाँ। उतनी मेहनत करेंगे तो वो स्मार्टनेस आती है जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये कंसेप्ट स्पष्ट हो गया। लर्निंग के दो प्रकार। अब नोट्स लेके जाइए, पढ़ के आइए, कल सारे सवाल खत्म कर देंगे इसके।